नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिलीप सिंह बिडोली पर। आज हम चर्चा करेंगे संसदीय समितियों के बारे में। क्या है संसदीय समितियां, संसदीय समितियों के प्रकार, सदस्य एवं कार्यों के बारे में। आइए शुरू करते हैं। क्या है संसदीय समितियां? आधुनिक युग में संसद को न केवल विभिन्न और जटिल प्रकार का बल्कि मात्रा में भी अत्यधिक कार्य करना पड़ता है। संसद के इस कार्य को निपटाने के लिए सीमित समय होता है, इसलिए संसद उन सभी विधायी तथा अन्य मामलों पर जो उसके समक्ष आते हैं गहराई के साथ विचार नहीं कर सकती। अतः संसद का बहुत सा काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति से तात्पर्य उस समिति से है जो सभा द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती है अथवा अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाती है और अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करती है तथा अपना प्रतिवेदन सभा को या अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है और समिति का सचिवालय लोकसभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। प्रकृति के आधार पर संसदीय समितियां दो प्रकार की होती है, स्थायी समितियां और तदर्थ समितियां। स्थायी समितियां स्थायी एवं नियमित समितियां होती है जिनका गठन समय समय पर संसद के अधिनियम के उपबंधों अथवा लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के अनुसरण में किया जाता है। इन समितियों का कार्य अनवरत प्रकृति का होता है। वित्तीय समितियां विभागों से संबंध, स्थायी समितियां तथा कुछ अन्य समितियां स्थायी समितियों की श्रेणी के अंतर्गत आती है। तदर्थ समितियां किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त की जाती है और जब वे अपना काम समाप्त कर लेती है तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती है तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। प्रमुख तदर्थ समितियां विधेयकों संबंधी प्रवर तथा संयुक्त समितियां हैं। रेल अभिसमय समिति, संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन संबंधी संयुक्त समिति इत्यादि भी तदर्थ समितियों के श्रेणी में आते हैं। मुख्य तौर पर संसदीय समितियों को चार श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली वित्तीय समितियां, दूसरी विभागों से संबंध स्थायी समितियां, तीसरी अन्य संसदीय स्थायी समितियां तथा नंबर 4 तदर्थ समितियां। आइए देखते हैं संसदीय समितियों की सदस्यता तथा इनके कार्यकाल। सबसे पहले हम देखते हैं वित्तीय समितियों के सदस्य और उनके कार्यकाल के बारे में। वित्तीय समितियों में पहली समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति की सदस्यों की संख्या 30 होती है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। इस समिति के सदस्य लोकसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। दूसरी वित्तीय समिति है लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य होते हैं। 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है तथा इसके सदस्य दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तीसरी वित्तीय समिति है सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। इसमें लोक लेखा समिति की तरह 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा तथा 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है तथा सदस्य दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं। समितियों के प्रकार में दूसरा प्रकार है विभागों से संबंध स्थायी समितियां। विधायी समितियों की संख्या 24 है, जिनके क्षेत्राधिकार में भारत सरकार के सभी मंत्रालय या विभाग आते हैं। इनमें से प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं, 21 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से, जिन्हें क्रमशः लोकसभा के अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाता है। इन समितियों का कार्यकाल 1 वर्ष से अनधिक होगा। 24 समितियों के नाम निम्नलिखित हैं। पहली समिति वाणिज्य संबंधी समिति, दूसरी गृह कार्य संबंधी समिति, तीसरी मानव संसाधन विकास संबंधी समिति, चौथी उद्योग संबंधी समिति, पांचवी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी पर्यावरण और वन संबंधी समिति,
छठवीं परिवहन पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति। सातवीं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति। आठवीं कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी समिति। नौवीं कृषि संबंधी समिति। 10वीं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति। 11वीं रक्षा संबंधी समिति। 12वीं ऊर्जा संबंधी समिति। 13वीं विदेशी मामलों संबंधी समिति। 14वीं वित्त संबंधी समिति। 15वीं खाद्य नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति। 16वीं श्रम संबंधी समिति। 17वीं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति। 18वीं रेल संबंधी समिति। 19वीं शहरी विकास संबंधी समिति। 20वीं जल संसाधन संबंधी समिति। 21वीं रसायन और उर्वरक संबंधी समिति। 22वीं ग्रामीण विकास संबंधी समिति। 23वीं कोयला और इस्पात संबंधी समिति। 24वीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति। आइए देखते हैं कुछ और अन्य स्थायी समितियां। अन्य स्थायी समितियों में कार्य मंत्रणा समिति। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसका कार्यकाल नियत नहीं होता और पुनर्गठन के लिए किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। दूसरी विशेषाधिकार समिति। इसमें 15 सदस्य होते हैं, इसका कार्यकाल नियत नहीं होता और पुनर्गठन किए जाने तक ये बनी रहती है और इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। तीसरी है सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति। इसमें 15 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। इसके सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। चौथी, महिला को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से आते हैं। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है तथा सदस्य अध्यक्ष लोकसभा तथा सभापति राज्यसभा द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। 5वीं स्थायी समिति अन्य स्थायी समिति है सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति। इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है तथा सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। 6वीं अन्य स्थायी समिति में सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति। इसमें भी 15 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है तथा सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। 7वीं अन्य स्थायी समिति याचिका संबंधी समिति। इसमें 15 सदस्य होते हैं। कार्यकाल नियत नहीं होता, पुनर्गठन किए जाने तक ये बनी रहती है तथा सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। 8वीं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति। इसमें 15 सदस्य, कार्यकाल 1 वर्ष, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित। 9वीं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। इसमें 15 सदस्य, कार्यकाल 1 वर्ष, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित। 10वीं समिति सामान्य परियोजना समिति। सदस्य नियत नहीं और कार्यकाल भी नियत नहीं, सदस्यता इनकी पदेन होती है। 11वीं आवास समिति। इसमें 12 सदस्य होता है। कार्यकाल 1 वर्ष होता है। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। 12वीं लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 लोकसभा से तथा 5 राज्यसभा से और इसका कार्यकाल लोकसभा कार्यकाल जितना इनका कार्यकाल होता है। सदस्य दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 13वीं संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों संबंधी संयुक्त समिति। इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 सदस्य लोकसभा से तथा 5 सदस्य राज्यसभा से। इसका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। सदस्य अध्यक्ष लोकसभा तथा सभापति राज्यसभा द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। 14वीं ग्रंथालय समिति। इसमें 9 सदस्य होते हैं, 6 लोकसभा से तथा 3 राज्यसभा से।
सदस्य अध्यक्ष लोकसभा तथा सभापति राज्यसभा द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। 15वीं नियम समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं। कार्यकाल नियत नहीं होता, अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। 16वीं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति, इसमें 30 सदस्य, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष, सदस्य दोनों सदनों द्वारा निर्वाचित। चौथी और अंतिम समितियों के प्रकार के रूप में तदर्थ समितियां। तदर्थ समितियों में पहली समिति रेल अभिसमय समिति, इसमें 18 सदस्य होते हैं, 12 लोकसभा से, 6 राज्यसभा से। इसका कार्यकाल 1 लोकसभा अवधि के लिए होता है। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। दूसरी तदर्थ समिति संसद सदस्यों तथा लोकसभा सचिवालय के लिए के अधिकारियों को कंप्यूटर के लिए समिति, इसमें 16 सदस्य होते हैं, एक और इसका कार्यकाल 1 लोकसभा अवधि के लिए होता है। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। अगली तदर्थ समिति संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समिति, इसमें 24 सदस्य होते हैं, कार्यकाल 1 वर्ष। सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित। अगली तदर्थ समिति आचार समिति, इसमें 15 सदस्य, कार्यकाल नियत नहीं, सदस्य अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित। अगली समिति संसद भवन परिसर में खाद्य प्रबंधन समिति संबंधी समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 लोकसभा से तथा 5 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष। अध्यक्ष लोकसभा तथा सभापति राज्यसभा द्वारा नाम निर्देशित होते हैं ये सदस्य। अगली तदर्थ समिति संसद भवन परिसर में राष्ट्रीय नेताओं और संसदविदों की मूर्तियां या तस्वीर लगाने संबंधी समिति, इसमें 10 सदस्य होते हैं, 7 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से। इसका कार्यकाल 1 लोकसभा की अवधि के दौरान होता है। सदस्य अध्यक्ष लोकसभा तथा सभापति राज्यसभा द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। अगली तदर्थ समिति संसद भवन परिसर में सुरक्षा संबंधी संयुक्त समिति, इसमें 10 सदस्य होते हैं, 7 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से। कार्यकाल 1 वर्ष। अगली तदर्थ समिति लाभ के पद संबंधी संवैधानिक और विधिक स्थिति की जांच करने संबंधी समिति, इसमें 15 सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने तक होता है। अगली तदर्थ समिति लोकसभा के सदस्यों के कदाचार की जांच करने के संबंधी समिति, इसमें 11 सदस्य होते हैं, कार्यकाल नियत नहीं होता और ये अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित होते हैं। आइए देखते हैं समितियों के कार्य। पहली समिति प्राक्कलन समिति, इसके कार्य है प्राक्कलनों से संबंधित नीति से संगत क्या मितव्ययता, संगठन में सुधार, कार्य कुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं, इस संबंध में प्रतिवेदन करना। प्रशासन में कार्य कुशलता, मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना। प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति की सीमा में रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया है या नहीं, इसकी जांच करना। और अगला कार्य प्राक्कलन किस रूप में संसद में प्रस्तुत किए जाएंगे, इसका सुझाव देना। समिति ऐसे सरकारी उपक्रमों के संबंध में जो सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को इन नियमों द्वारा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए हो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है। अगली समिति है लोक लेखा समिति, इसके कार्य देखते हैं। भारत सरकार के व्यय को वहन करने के लिए संसद द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखाओं को विवरण भारत सरकार के वार्षिक विलेखाओं और सभा के सामने रखे गए ऐसे अन्य लेखाओं जिन्हें समिति ठीक समझे की जांच करती है। भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की छानबीन करते समय समिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि लेखाओं में व्यय के रूप में दिखाया गया धन उस सेवा या प्रयोजन के लिए विधिवत उपलब्ध और लगाए जाने योग्य था जिसमें यह लगाया गया है या पारित किया गया है। अगला कार्य
कि वह उस प्राधिकार के अनुसार है जिसके वह अधीन है, कि प्रत्येक पुनर्वियोग सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित नियमों के अंतर्गत इस संबंध में किए गए उपबंधों के अनुसार किया गया है। समिति का यह भी कर्तव्य होगा कि वह राज्य निगमों, व्यापारिक और विनिर्माण योजनाओं, संस्थाओं एवं परियोजनाओं के आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं के विवरण तथा लाभ और हानि लेखाओं के तुलना पत्रों और विवरणों की जिसे राष्ट्रपति ने तैयार करने की अपेक्षा की हो अथवा जिन्हें विशेष निगम, व्यापारिक या विनिर्माण योजना या संस्था या परियोजना के वित्त पोषण की को विनियमित करने वाले सांविधिक नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार किया जाता हो और उन पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जांच करें। समिति का कर्तव्य है कि वह स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त निकायों के आय और व्यय को दर्शाने वाले लेखाओं के विवरण तथा भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा या तो राष्ट्रपति के निर्देशों अथवा संसद की संविधि के अंतर्गत की जाने वाली लेखा परीक्षा की जांच करे और कि वह उन मामलों में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करे जहां राष्ट्रपति ने किन्हीं प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करवाने अथवा भंडारों की लेखाओं की जांच करवाने की अपेक्षा की हो। अब देखते हैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के कार्य। पहला कार्य, लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम की 4th अनुसूची में उल्लिखित सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करना। यदि सरकारी उपक्रमों के बारे में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट हो तो उसकी जांच करना। सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कार्य कुशलता के संदर्भ में यह जांच करना कि क्या सरकारी उपक्रमों के कार्य समुचित व्यापार सिद्धांतों और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप चल रहे हैं और सरकारी उपक्रमों से संबंधित अन्य ऐसे कार्य करना जो लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति में निहित हो। अब देखते हैं विभागों से संबंध स्थायी समितियों के कार्य। इसके कार्य है अनुदानों की मांगों पर विचार करना, ऐसे विधेयकों की जांच करना जो सभापति राज्यसभा अथवा अध्यक्ष लोकसभा द्वारा यथास्थिति सौंपे गए हों, वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और सभा में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों जो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा समिति को सौंपे गए हो, जो भी मामलों पर विचार करना। अब देखते हैं कार्य मंत्रणा समिति के कार्य। यह सिफारिश करना कि सरकार के उन विधायी तथा अन्य कार्यों पर जिसे अध्यक्ष सभा के नेता के परामर्श से समिति को सौंपने का निर्देश दे, चर्चा करने के लिए कितना समय नियत किया जाए। समिति स्वयं भी सरकार से सिफारिश करती है कि वह विशेष सभा में चर्चा के लिए प्रस्तुत करे और ऐसी चर्चाओं के लिए समय नियत करने की सिफारिश कर सकती है। अब देखते हैं विशेषाधिकार समिति के कार्य। सभा अथवा उसके किसी सदस्य अथवा किसी समिति के सदस्य के विशेषाधिकार के भंग किए जाने से संबंधित प्रत्येक प्रश्न की जांच करना जो उसे सभा अथवा अध्यक्ष द्वारा सौंपा जाए। प्रत्येक मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस बात का निश्चय करना कि क्या विशेषाधिकार को भंग किया गया है और अपने प्रतिवेदन में इस संबंध में उपयुक्त सिफारिश करना। अब देखते हैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के कार्य। सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति प्राप्त करने के लिए सदस्यों के सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और प्रत्येक ऐसे मामले की जांच करना जिसमें कोई सदस्य 60 दिन या इससे अधिक समय तक बिना अनुमति के सभा की बैठकों में अनुपस्थित रहा हो। अब देखते हैं महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के कार्य। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों पर विचार करना,
महिलाओं को सभी मामलों में समानता उचित दर्जा प्रतिष्ठा दिलाने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए उपायों की जांच करना, महिलाओं के लिए कल्याण कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में सूचित करना, महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के कार्य, मंत्रियों द्वारा समय समय पर दिए गए आश्वासनों, वचनों और किए गए प्रतिज्ञानों आदि की जांच करना और उनके बारे में प्रतिवेदन देना कि इस प्रकार के आश्वासन आदि कहाँ तक क्रियान्वित किए गए हैं, और यह देखना कि क्या उन्हें इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित कम से कम समय में क्रियान्वित किया गया है। याचिका संबंधी समिति के कार्य, सभा को प्रस्तुत की गई याचिकाओं पर विचार करना और प्रतिवेदन प्रस्तुत करना, विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं आदि के उन अभ्यावेदनों जो याचिका संबंधी नियमों के अंतर्गत नहीं आते पर विचार करना और उन्हें निपटाने के लिए निर्देश देना, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के कार्य, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों के लिए समय नियत करना, संविधान में संशोधन करने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की लोकसभा में उनको पेश किए जाने से पहले जांच करना और गैर सरकारी सदस्यों के ऐसे विधेयकों जिनमें सभा की विधायी क्षमता को चुनौती दी गई हो की जांच करना। अब देखते हैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के कार्य। इसके कार्य है इस बात की जांच करना और सभा को प्रतिवेदन देना कि क्या विनियम, नियम, उपनियम, उपविधि आदि बनाने के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अथवा संसद द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग कार्यपालिका द्वारा उस प्रत्यायोजन के अंतर्गत समुचित रूप से किया जा रहा है। सामान्य प्रयोजनों संबंधी समिति के कार्य, अध्यक्ष को सभा के कार्यों से संबंधित उन मामलों के बारे में सलाह देना जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय समय पर सौंपे जाते हैं। आवास संबंधी समिति के कार्य, लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति के कार्य, अब देखते हैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के कार्य। पहला कार्य, संविधान के अनुच्छेद 338(5) घ तथा 338(5) घ के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा पेश किए गए प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल है, के क्षेत्राधिकार के अंदर आने वाले मामलों के बारे में संघ सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों को प्रतिवेदित करना। समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही प्रतिवेदित प्रस्तुत करना। ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो समिति उचित समझे या जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रूप से निर्दिष्ट किए जाएं। अब देखते हैं आचार संबंधी समिति के कार्य। इसके कार्य हैं सदस्यों के नैतिक अथवा सदाचार व्यवहार की निगरानी करना, सदस्य के अनैतिक व्यवहार के संबंध में अथवा उसके संसदीय व्यवहार से संबंधित की गई प्रत्येक शिकायत की जांच करना तथा उपयुक्त समझे जाने वाली सिफारिशें करना। ऐसे नियम बनाना जो यह विनिर्दिष्ट करते हैं कि अनैतिक आचार क्या है। अब अंतिम, लोकसभा सदस्यों के कदाचार की जांच समिति संबंधी समिति के कार्य। यह समिति लोकसभा सदस्यों के कदाचार और उनके द्वारा संसदीय विशेषाधिकार सुविधाओं का दुरुपयोग करने के मामलों जिनके बारे में लोकसभा अध्यक्ष से समय समय पर मामले प्राप्त होते हैं की जांच करती है और प्रत्येक मामले में यदि कोई हो तो कार्यवाही की सिफारिश करती है और इसे अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। साथ ही यदि समिति उपयुक्त समझती है तो इस बात पर भी गौर करती है कि किसी सदस्य के किन किन कृत्यों को कदाचार माना जाए और ऐसे कदाचार के मामलों में की जाने वाली कार्यवाही के बारे में उचित सिफारिश करती है। समिति विधि
के सुस्थापित सिद्धांतों और नैसर्गिक न्याय के अनुरूप अपनी स्वयं की प्रक्रिया अपनाने के लिए प्रार्थना करता है। ये सभी संसदीय समिति के कार्य हैं। और आज हमने देखा क्या होती है संसदीय समितियां, उनके सदस्यों के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में तथा उनके कार्य के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आए तो अनलाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।